पति पत्नी और वो, इस तरीके के आपने तमामों वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे। अभी हाल ही में हसीन दिलरुबा भी आई थी नेटफ्लिक्स पर तापसी पन्नू की, जिसको बहुत पसंद किया गया था। भाई हमने भी बड़े मजे लेकर देखा था और आपने तो मजे लेकर देखा ही होगा, तभी तो उसका सेकंड पार्ट आ रहा है, क्योंकि वो इतनी सक्सेसफुल हुई थी। उसमें जैसे कि दिखाया गया था कि किस तरीके से तापसी पन्नू जो है वो अपने पति के ऊपर चीटिंग करती है और किस तरीके से वो उनका जो भाई होता है, तापसी पन्नू के पति का जो भाई होता है, उनके साथ क्या संबंध बनाती है। फिल्म खूब चली, लोगों ने खूब पसंद किया, उसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। लेकिन यही चीज जब आपकी रियल लाइफ में होती है तब इंसान की रूह कांप जाती है। चाहे वो आप उसको यूट्यूब पे देखें या फिर आप अड़ोसी पड़ोसी सुने या आपके मम्मी पापा या कोई पड़ोस वाली आंटी ही आके ये कहानी सुनाए, वो देखो उनकी बहू ने ऐसा कर दिया, उनके बेटे ने ऐसा कर दिया, ये सारी बातें जब चलती हैं, जब ये असल जिंदगी में होता है और जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है तो उसको सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन अपने पति से तो होती ही होती है, लेकिन अपने सास और ससुर से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। ऐसी ही एक्सपेक्टेशन एक कानपुर की लड़की को भी थी अपने ससुर से, और वो ससुर जो है उस लड़की के एक्सपेक्टेशन पर खड़े भी उतरते हैं। वो अपनी बहू के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकते। आप अगर उनकी बहू के बारे में आके कुछ कहते हैं तो मानिए वो आपको मारने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन जब वो अपना बेटा खो देते हैं और पुलिस वाले कहते हैं आकर कि जी आपकी ही बहू ने आपके बेटे का कत्ल किया है, तब भी ससुर जी नहीं मानते हैं। सोचिए एक ससुर और एक बहू में कितना प्यार होगा। अपनी बेटी से भी बढ़कर वो मानते थे अपनी बहू को। इस तरीके से उनका जो बेटा है वो उसका कत्ल हो जाता है। काफी समय बाद पता चलता है, काफी समय बाद जो ससुर जी ही होते हैं वही फोन करते हैं पुलिस को और ये कह देते हैं कि आप सही कह रहे थे, हमारी बहू ने ही हमारे बेटे का कत्ल किया है। अब आखिर ये कैसे हो गया? एक ससुर जो खुद नहीं सुनना चाहता अपनी बहू के बारे में खुद कुछ भी, और पुलिस वाले अगर उससे आकर कहते हैं कि आपकी ही जो है बहू ने आपके बेटे का कत्ल किया है, तब वो पुलिस वालों के खिलाफ हो जाता है और वो 6 महीने बाद खुद ही पुलिस वालों को फोन करके कहता है कि नहीं, सब गलती हमारी बहू की है। तो आखिर ये हुआ कैसे? ये सब चीजें कैसे बदल गई? पुलिस को भी शक होता है कि हो सकता है कोई जो है मतभेद चल रहे हो जिनके चलते ससुर जी ने ये बात कह दी होगी। लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है और ससुर जी इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा देते हैं अपनी बहू के ऊपर, ये भी हम आपको आगे इस स्टोरी में सुनाने वाले हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान का जो है लड़का राजस्थान का रहने वाला होता है, तो वहीं जो लड़की होती है वो कानपुर की रहने वाली होती है। अब देखिए, कहाँ राजस्थान और कहाँ उत्तर प्रदेश, दोनों अलग अलग राज्य हैं, लेकिन दोनों की बढ़िया धूमधाम से शादी होती है। लड़के की उम्र होती है 37 साल और वहीं लड़की की उम्र होती है 23 साल। 14 साल का एज गैप होता है। आजकल वैसे तो ये एज गैप बहुत ही ना के बराबर माना जाता है। अब प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस को ही देख लीजिए, दोनों में 14 साल का एज गैप है। हालांकि वो बात अलग है कि प्रियंका चोपड़ा जो है वो बड़ी है और निक जोनस उस केस में छोटे हैं, लेकिन इस केस में जो है लड़का वो बड़ा होता है और जो लड़की है वो छोटी होती है। लड़का होता है 37 साल का और लड़की होती है 23 साल की। ज्यादा बाली उम्र तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन हाँ इतनी कोई मैच्योर भी नहीं होती है लड़की। जिस तरीके से वो शादी करके आती है एक दूसरे परिवार में, एक दूसरे कल्चर में, और सबसे बड़ी बात एक दूसरे जो है राज्य में, बढ़िया सब कुछ चल रहा होता है। आपने भी देखी होंगी कई नई शादियां जहां पे आप भी जाते हैं और उसके बाद सुनने में आता है कि हाँ भाई बहू तो हमारी बड़ी अच्छी है, हाँ भाई दामाद तो हमारे बड़े अच्छे हैं। तो ये सारी चीजें जो है परिवार में आम चीजें लगती हैं और आप भी ये सब चीजें देखते होंगे। और उसके बाद क्या होता है, जैसे अब आपके हमारे परिवार में भी होता है कि हमको बाहर जाना ही होता है कमाने के लिए, क्योंकि हम जिस छोटे जो है क्षेत्र में रह रहे होते हैं या फिर छोटे शहर में रह रहे होते हैं, वहां पर हमारा जो हम अगर अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना चाहते हैं तो उस रेंज में जो है रहकर हम नहीं बढ़ा सकते। तो आपके भी जो है पेरेंट्स होंगे या कोई ना कोई होगा जो बाहर जरूर निकला बैठा होगा और जाना ही पड़ता है काम के लिए। तो ऐसा ही कुछ होता है जो लड़का है 37 साल का पवन, उसके साथ वो जाता है बाहर कमाने के लिए, अपनी बीवी के लिए और अपने बच्चों के लिए। जब दोनों शादी करते हैं उसके बाद उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, एक लड़का होता है एक लड़की होती है। बहू को हमेशा अपनी सलाखों पर ससुराल बैठालती है, जैसा कि आपने भी अपने कई परिवार में देखा होगा और आपको भी शिकायतें रहती होंगी कि इनके यहाँ बहू को जो है बड़ी मान्यता दी जा रही है। तो ये चीज़ गलत है,
ऐसा आप लोग डिस्कस करते होंगे, लेकिन ये चीज वाकई में गलत है। ये आपको जो है इस स्टोरी में पता चलेगा किस तरीके से बहू ने कितना नाजायज फायदा उठाया है अपने ससुराल वालों के भरोसे का। तो जो पवन होता है वो कमाने के लिए राजस्थान से निकलकर दिल्ली की ओर चल पड़ता है। दिल्ली में बढ़िया पैसा कमा लेता है, वेल एस्टेब्लिश्ड हो जाता है और अपनी पत्नी रीमा को भी बुला लेता है। रीमा, दोनों बच्चे और पवन आराम से बढ़िया दिल्ली में रह रहे होते हैं। और कितना अच्छा आपको भी लगता होगा ना, जब आप मान लीजिए कहीं बाहर रह रहे हैं और आपके, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो या आप जिस फ्लैट में रह रहे हैं वहां पर कोई ऐसा बंदा आपको मिल जाए जो आपके ही क्षेत्र का हो। भले वो आपके क्षेत्र से जो है 50-60 किलोमीटर भी अगर दूर का रहता हो, फिर भी आप कहेंगे कि भाई ये हमारे क्षेत्र, हमारे गांव का ही आदमी है। तो आपके दिल में एक तसल्ली हो जाती है और आप भी जो है एक फ्रेंडली जो है बिहेवियर उसके साथ करने लगते हैं कि इसको दोस्त बना ले तो अच्छा रहेगा, हमारी भाषा जानता, हमारा ही खाना खाता है। कुछ ऐसा ही हुआ पवन और रीमा के साथ। उनको भी राजस्थान के अपने ही गांव का एक आदमी मिल गया, भागिंदर नाम था उसका। वो भी जो है उनके साथ उठने बैठने लगा। और आपको बता दूं कि भागिंदर की भी जो फैमिली है वो भी, भागिंदर भी शादीशुदा था और उसका भी एक बच्चा था। तो सब मिलजुल कर अच्छे पड़ोसी की तरह रहते थे। लेकिन अब यही अच्छे पड़ोसी किस तरीके से पवन के कातिल बन गए, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये दोनों अच्छे पड़ोसी साथ में रहते थे। पवन तो चला जाता था सुबह काम पर, भागिंदर जो है वो लोन देने का काम करता था। मतलब आपको जैसे लोन चाहिए तो किसी के जरिए लोन मिलना, तो वो उस मीडिएटर का काम करता था दिल्ली में ही। रीमा और भागिंदर में नजदीकियां बढ़ने लगी। भागिंदर रीमा के घर आने लगा, उसके पति के ही सामने वो गैर संबंध बनाने लगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि पति आखिर इसमें कैसे एग्री कर जाता है, जो है अपनी पत्नी को किसी और के साथ कैसे देख सकता है। तो जब पवन घर आता था तो उसको खाने में रीमा जो है वो नींद की गोली मिलाकर दे दिया करती थी, या पवन जो है वो शराब भी पीता था तो शराब में भी उसको जो है वो नींद की गोलियां मिला के दे दी जाती थी। अब देखिए, एक पति जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है, अपने दोनों बच्चों को जो है वो पाल रहा है, दिल्ली जैसे शहर में रह के वो कितनी मेहनत करके दिल्ली आया और उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे किस तरीके के काम कर रही है। तो क्या होता है, इस तरीके से कहानी चलती रहती है और फिर आ जाता है वो वक्त जिसने कईयों के परिवार को उजाड़ दिया। वो वक्त आपको भी ध्यान होगा, कोरोना काल। कोरोना काल ने जो है अच्छे अच्छे बसे बसाए परिवार को उजाड़ दिया। कोई अगर 5 लोगों का परिवार है तो उसमें एक ही बचा। इस तरीके के तमाम मामले कोरोना में सामने आए, आपने भी अपने अड़ोस पड़ोस में जरूर देखे होंगे। तो क्या होता है, कोरोना काल आता है, रीमा और जो पवन है वो अलग अलग हो जाते हैं। रीमा जो है अपने मायके चली जाती है, क्योंकि कोरोना के समय एक तो खर्चा करना भी बड़ा मुश्किल काम था, पैसा कोई अर्निंग थी नहीं, जो जमा था वही खर्च कर रहे थे। तो ऐसे समय में दोनों लोग अलग अलग हो जाते हैं उस वक्त के लिए। रीमा चली जाती है कानपुर और पवन वापस आ जाता है राजस्थान। रीमा अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है। अब आप यहाँ पर देखिए, एक जो है पवन का प्यार अपनी पत्नी के लिए, वो 350 किलोमीटर साइकिल चला के जाता है अपनी बीवी को घर लाने के लिए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि हाँ, एक बार जो है कम पैसों के और कम खाया जा सकता है, लेकिन परिवार से दूर नहीं रहा जा सकता। जो परिवार एक समय से इतना साथ में रह रहा है मिलजुल के, अगर वो अलग हो जाएगा तो कितनी तकलीफ होती है। तो इसीलिए सोचिए, पवन 350 किलोमीटर राजस्थान से जाता है कानपुर, अपनी बीवी बच्चों को साइकिल पर बैठाकर वापस लेके आता है राजस्थान अपने साथ रहने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर जो है रीमा की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि वो भागिंदर से नहीं मिल सकती, क्योंकि वहां पर तो पवन चला जाता था काम करने के लिए, उतना उसको समय मिल जाता था। और जिस दिन वो उसकी छुट्टी होती थी उस दिन उसको खाने में मिलाकर जो है वो दवाइयां दे दी जाती थी, तो वो बेहोश पड़ा रहता था। लेकिन अब यहां पर होता है पूरा परिवार। लेकिन जब आपको किसी की आदत लग जाती है तो वो आदत इतनी आसानी से नहीं जाती, फिर वो चाहे मोबाइल फोन की हो या किसी इंसान की। वही चीज होती है रीमा के साथ। रीमा को भी भागिंदर की जो है वो लत लग चुकी होती है। वो एक दिन किचन में खाना बना रही होती है, मैसेज करती है भागिंदर से कि वो
उसको जो है याद आ रही है भागेंद्र की। तो भागेंद्र कहता है कि इस वक्त हम कैसे मिल सकते हैं भाई, पूरे परिवार के साथ जो है रह रही है, रीमा रह रही होती है। तो क्या होता है, रीमा प्लानिंग करती है, पूरा परिवार होते हुए भी रीमा भागेंद्र को अपने घर बुला लेती है, उसके साथ जो है फिर वही चीजें करती है जो उसने दिल्ली में की हुई होती है और फिर भागेंद्र को घर भेज देती है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि रीमा पूरे परिवार के रहते ये काम कैसे कर सकती है। तो यहाँ पर भी फिर से वही वो अपना शैतानी दिमाग चलाती है जो उसने दिल्ली में चलाया होता है। मेडिकल स्टोर से जैसे तैसे वो नींद की दवाइयां मंगा लेती है, मिला देती है खाने में, और पूरा परिवार खाना खाने के बाद मस्त सोता रहता है। तब तक भागेंद्र आता है और उसके बाद वो चला जाता है, किसी को खबर तक नहीं लगती है। ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन क्या होता है, पवन खाना नहीं खाता है, वो सिर्फ शराब पीता है। शराब में भी जो है रीमा वही गोलियां मिला देती है, लेकिन और फिर वही चीज होती है, भागेंद्र घर आता है। लेकिन क्या होता है कि उस दिन कहिए रीमा की किस्मत खराब होती है या पवन की किस्मत खराब होती है कि वो शराब जो है वो थोड़ी कम पीता है और उसके बाद वो लेट जाता है। उसी कमरे में फिर भागेंद्र आता है और पवन जो है वो कच्ची नींद में होता है, उसकी नींद खुल जाती है। अब देखिए बाकी घर वाले सब सो रहे हैं, पवन घर आ चुका है, माफ कीजिएगा भागेंद्र जो है वो घर आ चुका है। पवन उठ जाता है और वो रीमा और भागेंद्र को रंगे हाथ पकड़ लेता है। ये अब बात कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा ये बात, वो भी अपनी आंखों के। जब आदमी को बताया जाता है तो भले एक बार वो कह दे कि ये झूठ है, लेकिन जो चीज इंसान अपनी आंखों के सामने से देख रहा है तो उसको तो डिनाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। अब पवन जो है वो रंगे हाथ पकड़ता है जब अपनी बीवी को और उसके आशिक को, तो जाहिर सी बात है, ये तो ह्यूमन नेचर है, वो भागेंद्र को मारने लगता है। अब कोई भी इंसान आशिक ही क्यों ना हो, गलत क्यों ना हो, लेकिन मार तो नहीं खाएगा। वही काम भागेंद्र भी करता है, मार तो वो नहीं खाता है, अपने आप को बचाता है। लेकिन रीमा जो है वो चुपचाप खड़े होकर कोने में सारा तमाशा देख रही होती है कि भागेंद्र उसके पति को पीटता है। उसके बाद उसका पति भी भागेंद्र को पीटता है। तो रीमा कहती है कि भागेंद्र को मत पीटिए, उनकी कोई भी गलती नहीं है, जो भी किया वो मैंने ही किया है। हालांकि कहाँ कोई भी आदमी सुनने वाला है, और इस मामले में तो बिल्कुल ही नहीं। पवन जो है वो हावी रहता है और भागेंद्र भी उस पर जोर डालता है और वो पवन का गला पकड़ लेता है। गुस्से में आदमी क्या कर जाए उसको खुद ही नहीं पता चलता। आपको भी जब गुस्सा आता होगा तो आप भी गुस्से में जो है किसी पे हाथ उठा देते होंगे, कोई सामान तोड़ देते होंगे, अपने घर में बड़ी अफरा तफरी मचाते होंगे। और फिर ये तो जो है बीवी और उसके पति की बात है, तो जाहिर सी बात है कुछ भी पवन गलत तो नहीं करता है भागेंद्र का, और अपनी पत्नी को इस हालात में देखकर फिर भागेंद्र उसका, जैसे मैंने बताया, कि गला पकड़ लेता है। अब जो पवन होता है धीरे धीरे उसकी सांसें रुकना शुरू हो जाती हैं, हाथापाई होती है तो खूना खच्चर भी थोड़ा बहुत होता है, और उसकी सांसें जब धीरे धीरे थम जाती हैं तो वो एकदम से जमीन पर गिर जाता है। भागेंद्र और रीमा दोनों ही डर जाते हैं। जब उसको पकड़ के उसकी जो है उसको देखा जाता है कि जिंदा है या फिर नहीं पवन, तो पता चलता है कि पवन मर चुका है। रीमा को इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं होता है कि उसका पति मर चुका है। रीमा को डर ये लगता है कि अगर अब सबको पता चल गया तो क्या होगा। अब इतना सारा कांड एक कमरे में हो रहा होता है, लेकिन सारे घर वाले घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने नींद की गोली खाई होती है जो कि उनकी प्यारी बहू रीमा ने उनको खाने में दी होती है। पूरा परिवार सो जाता है और पवन का वहां पर हो जाता है कत्ल, पवन की हत्या कर दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पवन को दफनाया कैसे जाए। रीमा और उसका आशिक मिलकर पवन को कहां इस जगह उस लाश को ठिकाने लगाए कि पुलिस और परिवार वालों को ना पता चले। कहानी में एक ट्विस्ट ये होता है कि भागेंद्र उस रात दिल्ली से आया होता है अपनी प्रेमिका रीमा से मिलने के लिए। आप देख रहे हैं कि मिलने के लिए कितना व्याकुल होता है भागेंद्र, जो 200 किलोमीटर दिल्ली से आता है सिर्फ एक रात जो है रीमा से मिलने के लिए। और वो अकेले नहीं आता, उसका एक दोस्त भी साथ होता है, दीपू, जो घर के बाहर खड़ा होता है। अब भागेंद्र क्या करता है, भाई कत्ल हो गया, कोई ये डेली का काम तो है नहीं हमारा आपका या किसी का भी कि हम डेली कत्ल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, चल रहा है सब। वो भी घबरा जाता है, तुरंत
दीपू को जाता है, दौड़ के बुला के लाता है कि ये देखो क्या हो गया हमारे यहाँ। तो भागेंद्र और दीपू मिलकर सारा मामला सेटल करते हैं। लाश को उठाकर नहर के किनारे ठिकाने लगा देते हैं। एक बड़े पत्थर से बाकायदा पूरा जो है प्री प्लान्ड ये लोग काम करते हैं। पवन को जो है बड़े पत्थर से बांध देते हैं और उसकी लाश को नहर में छोड़ देते हैं। शाम को सारा काम, वही रात के 1-2 बजे का ये मामला होगा, ये सारा काम हो जाता है। वापस लौटकर दिल्ली आ जाते हैं और रीमा कितनी अच्छी यहाँ पर एक्टर निकलती है ये भी मैं आपको बताती हूँ। रीमा चुपचाप सो जाती है। जिसके पति की हत्या उसकी आंखों के सामने हो गई हो, कोई भी पत्नी इतने आराम से कैसे सो सकती है, वो भी उसी कमरे में जिसमें यह हत्या की गई है। रीमा सो जाती है, सुबह सोकर उठती है और जाती है परिवार वालों के पास, चिल्लाना शुरू कर देती है कि पवन नहीं मिल रहा है, कहाँ चला गया, रात में तो यहीं सोया था, सुबह नहीं मिल रहा। तो परिवार वाले भी कह देते हैं कि खेत में गया होगा या इधर उधर दोस्तों से मिलने गया होगा, इतनी घबराने की बात नहीं है। वक्त हो जाता है दोपहर का, फिर भी पवन का आता पता नहीं। अब लोगों में खबर ये उड़ने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं पवन का कोई चक्कर हो और लड़की वड़की लेके वो फरार हो गया हो। जैसे कि ये बातें मोहल्ले वालों में तो बड़ी तेजी से फैलती हैं कि कोई अफेयर चल रहा है। आपने भी कहीं सुना होगा, किसी लड़का लड़की को बातें करते देख लेते हैं तो लोग कहने लगते हैं कि इनके बीच तो कुछ चल रहा है। तो वही पवन पे भी लोग शक करने लगते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी लड़की का चक्कर है और पवन भैया उसको लेकर फरार हो गए। लेकिन असलियत तो घर वालों को भी नहीं पता होती है। ये सिर्फ असलियत उनकी प्यारी बहू रीमा को ही पता होती है। इसके बाद पुलिस में फोन लगाया जाता है कि पवन कहीं गायब हो गया है। पुलिस वाले जांच करने के लिए आते हैं, पवन के गायब होने की रिपोर्ट लिखते हैं और मामले की जांच शुरू करते हैं। यहां पर एक एंगल और आता है। अब देखिए, मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया था कि किस तरीके से जो ससुर जी हैं वो अपनी बेटी से भी ज्यादा जो है वो अपनी बहू को मानते हैं। बेटी की तो शादी हो गई होती है, लेकिन क्या होता है ना, जब बेटी अपने ससुराल आती है तो उसको कुछ अनयूजुअल चीज लगती है। वो कहती है कि जब मैं अपने मायके वापस आती हूँ ना अपने ससुराल से, तो बड़ा जो है थकान सी लगती है कि रात में मैं सो जाती हूँ, सुबह देर से उठती हूँ। अब उसको क्या पता ये कोई थकान नहीं होती है, ये नींद की गोलियां काम कर रही होती हैं। उसको शक भी होता है, वो अपनी माँ को बताती है तो माँ और घर वाले कहते हैं कि बेटा तुम मायके आई हो तो थोड़ा आराम के मोड में आ जाती हो और कोई टेंशन नहीं होती, शायद इस वजह से सुबह ना जल्दी उठ पाती हो। ये सारी बातें करके वो मामला उस वक्त वहीं शांत हो जाता है। लेकिन अब देखिए, जब उसका भाई खो जाता है लड़की का, तो उसके दिमाग में ये बात ट्रिगर करती है कि हो ना हो गुरु, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आखिर कैसे जो है एकदम से भाई गायब हो गया और घर में कुछ अनयूजुअल चीजें हो रही हैं काफी समय से। आपको भी अपने घर में अटपटा लगने लगता होगा, कुछ ना कुछ जब गड़बड़ घर में होती है तो एहसास तो इंसान को हो ही जाता है। क्या होता है, जब पवन गायब हो जाता है तो रीमा कुछ वक्त के लिए अपने बच्चों को लेकर चली जाती है अपने मायके। उसी दौरान जो पवन की बहन होती है वो कमरे में देखती है आकर कि आखिर देखें कि कमरे में हुआ क्या है। तो वो जब देखती है कमरे में घुसकर तो उसको दिखता है कि कहीं खून की छींटें पड़ी हुई हैं। उसका दिमाग घूम जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है और उसको डर सा भी लगता है कि उसका भाई शायद अब कभी नहीं मिलेगा। वो तुरंत जाती है, अपने जो है पिताजी को बताती है और उसके पिताजी तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। ये कहानी जो है वो पुलिस को भी पता चलती है। तो अब जो है खून की छींटें देखकर आखिर कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता कि आखिर हुआ क्या है। आप ये कैसे एश्योर कर सकते हैं कि कातिल जो है वो रीमा ही है? हो सकता है कुछ और भी हुआ हो, खून की छींटें देखकर तो दावा नहीं किया जा सकता। जब उसका ब्लड का टेस्ट कराया जाता है तब पता चलता है कि पवन का ही खून है। अब खून तो हुआ है, रीमा ने किया है या नहीं ये जानने वाली बात है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि ससुर जी किस तरीके से फोन कर कहते हैं, पुलिस को फोन करते हैं और बताते हैं कि हमारी बहू ही जो है वो कातिल है। तो वो ऐसे ही नहीं कह देते सिर्फ खून की छींटें देख करके हमारी बहू कातिल है, ना ना, इसके पीछे भी एक बड़ी स्टोरी छुपी है। ससुर जी, जैसे कि हम सब जो है हमको नींद नहीं आती रात में तो हम इधर उधर टहलने लगते हैं, तो वही काम रीमा के ससुर भी करते हैं। एक रात होती है, उनको नींद नहीं आ रही होती, वो जाते हैं छत पर टहलने के लिए। तो वो देखते हैं कि बहू के जो है वो कमरे की लाइट जल रही है। तो ससुर जी को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं चोर आ गया हो या बहू की कोई तबीयत खराब हो गई हो।
तो वो नीचे उतर रहे होते हैं कमरे में देखने के लिए कि आखिर भाई देखे जाके माजरा क्या है, बहू के कमरे की लाइट चल रही, कहीं उसको कोई तकलीफ तो नहीं है। तो ससुर जी जैसे ही थोड़ी सी खिड़की खोलते हैं तो वो अपनी बहू को और भागिंदर को साथ में देख लेते हैं, रंग के हाथों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेते हैं। वो मानिए पैरों तले उनके जमीन खिसक जाती है। जिस बहू को वो बेटी मानते हैं, जिसके लिए वो पुलिस वाले और संसार तक से लड़ गए, वो खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि उनकी बहू क्या काम कर रही होती है। उसी के बाद वो पुलिस को फोन करते हैं और कहते हैं कि जो है खून के जो छींटे मिले हैं वो मेरे बेटे के तो है ही, लेकिन कातिल जो है वो मेरी बहू ही है। पुलिस को, जैसे मैंने आपको बताया था, उस टाइम पुलिस को भी ये चीज अजीब लगती है कि ये एकदम से अपनी बहू को कातिल बना रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे माजरा क्या है। तो पुलिस को लगता है कहीं मतभेद है या कोई बात हुई है। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है तो भागिंदर का जो नाम जब ससुर जी बताते हैं तो भागिंदर के घर जाती है पुलिस, भागिंदर से जो है इन्वेस्टिगेशन करती है और गुस्से में भागिंदर की फैमिली जो है वो चली आती है पवन के घर। अब दोनों फैमिली के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगता है कि आप बगैर किसी सबूत के कैसे हम पर इल्जाम लगाने लगे, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा ही बेटा गलत है जबकि उसका परिवार है। ये सारी चीजें नॉर्मल जो आम जिंदगी में होती हैं, वही सारा फैमिली ड्रामा उस टाइम वहां पर भी चलता है। अब भागिंदर कैसे गलत है यहां पर ये इस लड़ाई से प्रूव होता है। कैसे, तो सुनिए। भागिंदर गुस्से में जो है उस ससुर जी से बोल देता है, उस पवन के पिताजी से और रीमा के ससुर जी से बोल देता है कि जो हाल मैंने पवन का किया था अब वही हाल मैं आपका भी करूंगा। बात सारी साफ हो जाती है। उसके ससुर जी जाके पुलिस को सारी चीजें बता देते हैं। मामला ऐसे ही चलता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस को सारे सबूत भागिंदर और रीमा के मिल जाते हैं। अब देखिए, पुलिस एकदम से गिरफ्तार करने नहीं जा सकती क्योंकि पुलिस को डर होता है कहीं ऐसा ना हो दोनों लोग भाग निकले। पुलिस रीमा और भागिंदर को बुलाते हैं इन्वेस्टिगेशन के नाम पर। कहते हैं कि हमें जो है कुछ तफ्तीश करनी है, पवन से रिलेटेड कुछ जानकारी मिली है, आप लोगों से पूछना है तो आप लोग पुलिस चौकी आ जाइए। रीमा और भागिंदर पुलिस चौकी जाते हैं और उसी वक्त पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। तो आपने सुना कि किस तरीके से एक बीवी और एक पति जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, पति एक बीवी को 350 किलोमीटर साइकिल चलाकर लेने जाता है कोरोना काल में क्योंकि वो अपने परिवार को अधूरा नहीं देख सकता, लेकिन वहीं बीवी क्या काम करती है, अपने पति के पीठ में खंजर भोंकने का, और उसके बाद उसको मार देती है। उसके बाद भी उस लड़की को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसको फर्क उस दिन पड़ता है जिस दिन वो सलाखों के पीछे होती है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप ऐसी और भी अगर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो अपनी राय भी हमको दे सकते हैं।